तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से आपने एक तरफ पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल रखा था, एक तरफ पे रिडक्शन हाफ सेल रखा था, और उसको आपने अंदर में एक सॉल्ट ब्रिज से जोड़ा था और बाहर पे आपने एक्सटर्नल वायर से जोड़ा था, और इससे आपने वोल्टाइक सेल, गैल्वेनिक सेल, और स्पेशल केस ऑफ गैल्वेनिक सेल जहां पे आपने एनोड में क्या रखा था, जिंक रखा था, और कैथोड में क्या रखा था, कॉपर रखा था, उसने आपने सेल फॉर्मेशन कर लिया। उसको पूरा पढ़ते वक्त मैंने आपसे एक चीज जरूर बताया था। क्या बताया था? कि जो आपका वोल्ट मीटर आपने वहां यूज किया है, कौन सा मीटर? वोल्ट मीटर जो आपने वहां यूज किया है, उसकी जो रीडिंग आई थी वो कितनी आई थी? 1.1 वोल्ट आई थी। याद है क्या बताए थे? 1.1 वोल्ट। अब ये जो 1.1 वोल्ट आया था, हम लोगों को ये सीखना है कि आखिर ये 1.1 वोल्ट आया कैसे। ये 1.1 वोल्ट आया कैसे? पवन तुम क्यों हंस रहे हो? ये 1.1 वोल्ट आया कैसे, उसको पढ़ने के लिए हम लोग एक हेडिंग डाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कैसे काम करता है, ये हम लोग समझेंगे। राइट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस between the electrode and its ion, between the electrode and its ion in solution, between the electrode and its ion in solution, in solution। अब जरा ध्यान से देखिए, वो कह रहा है, उसको थोड़ा समझते हैं कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो। ये मान लीजिए आपका कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने क्या डाला? इस कंटेनर में आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है। ये आपका क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। दिस इज योर इलेक्ट्रोलाइट। और जब कभी भी आप किसी कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो उसके अंदर आप एक इलेक्ट्रोड भी डालेंगे। ये आपका क्या है? इलेक्ट्रोड है। जब इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड आपने एक जगह पर इस तरह से पुट कर दिया है, इलेक्ट्रोलाइट को और इलेक्ट्रोड को, तो हम लोगों ने देखा था अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिएक्शन जो आपको पढ़ाए थे, रेडॉक्स रिएक्शन, उसके अंदर मैंने आपसे कहा भी था कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होता है उसके अंदर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर, कि जब आप उसी का मेटल, मान लीजिए जैसे हमने यहां पर जिंक का मेटल लिया और उसके नीचे हमने यहां पे क्या ले लिया था? जिंक सल्फेट ले लिया था। याद है? जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले लिए थे। अब जिंक को जब आप जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डालिएगा तो होगा क्या, उसको थोड़ा ध्यान से समझिए। ये वाला कौन सा टर्मिनल था? एनोड के फॉर्म में लिए थे। अगर एनोड लिए हैं तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा था? नेगेटिव चार्ज आ रहा था। लेकिन ये एनोड डिसोसिएट किया था। ये एनोड क्या किया था? डिसोसिएट किया था, और डिसोसिएट करके किस में कन्वर्ट हो गया था? Zn2 प्लस में। अब Zn2 प्लस में कन्वर्ट हुआ तो इसके चारों तरफ कौन सा चार्ज पैदा हुआ था? इसके चारों तरफ कौन सा चार्ज पैदा हुआ था? पॉजिटिव चार्ज ना। जिंक इलेक्ट्रोड जो है इसके चारों तरफ कौन सा चार्ज पैदा कर दिया था? पॉजिटिव चार्ज पैदा कर दिया था। जहां कहीं भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पैदा होगा, जहां कहीं भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पैदा होगा, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पोटेंशियल। जहां आपने पहला चैप्टर पढ़ा है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पोटेंशियल भी होगा। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पर क्या पैदा होगा? वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पैदा होगा। और आपने क्या टॉपिक लिखा है? आपने टॉपिक क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जहां कहीं भी आप किसी भी रॉड को अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में डालिएगा तो वहां पर एक पोलैरिटी पैदा होगी, जहां पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा। और जहां कहीं भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का पैदा हुआ, यानी जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, वहां पर क्या पैदा हो जाएगा? एक पोटेंशियल पैदा हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो आपने यही लिखा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन द सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फुल स्टॉप। आगे लिखिए, इट मे ऑल्सो बी रिगार्डेड एज, इट मे ऑल्सो बी रिगार्डेड एज, इट मे ऑल्सो बी रिगार्डेड एज द टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोड, it may also be regarded as the tendency of electrode to gain or loss, to gain or lose
electron. It is also the tendency of the electrode to gain or lose the electron. आप इलेक्ट्रॉन के लूजिंग और गेनिंग टेंडेंसी को भी आप यहां से क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं. When it is in contact with, when it is in contact with, when it is in contact with the solution of its own ion, when it is in contact with the solution of its own ion. तो जब ये अपने सॉल्यूशन ओन आयन के साथ, तो आप ये क्या कीजिए, ये डायग्राम बना लीजिएगा जहां पर मैंने ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और ये जो कंटेनर बनाया है इसको आप बना दिएगा. कंटेनर दिख रहा है ना ठीक से, ये कंटेनर दिखाई दे रहा है ना, इसको आप अच्छे से बना लीजिए, इसको आप अच्छे से बना लीजिए, ये आप अच्छे से बना लीजिए. तो ये टेंडेंसी है, इसको आप डायग्राम करके अपने कॉपी में लिख लीजिए. जल्दी से बनाइए और देखिएगा जहां एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वहां पर क्या पैदा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड. और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर क्या पैदा होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पैदा होगा. वहां पे क्या पैदा होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पैदा होगा. बढ़े आगे, जल्दी जल्दी बनाइए. बने. अब हम लोगों को देखिए, बेसिकली हम लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिए. व्हाट एक्चुअली वी आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग, उसको थोड़ा समझते हैं. हम लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, हम लोग ये पढ़ना चाहते हैं कि वो जो वोल्ट मीटर ने वहां पर वोल्टेज लाया था 1.1 वोल्ट का, ये एक्चुअली हम कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो मैं पहले आपको एक मोटे मोटे तौर पर समझा देता हूं कि कैसे ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग, ये 1.1 वोल्ट हम लोग पता करेंगे, उसको मैं बता देता हूं, फिर एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं. देखिए, ध्यान से देखिएगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं. ध्यान से देखिए. अब हमारे पास इस तरह का दो डब्बा है, इसको अंदर से आपने किससे जोड़ रखा है, सॉल्ट ब्रिज से, और यहां पर एक टर्मिनल है, यहां पर एक टर्मिनल है, इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है, इधर भी कुछ इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है. इसको आपने एक्सटर्नली ऐसे करके आपने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है. यही आप किए हैं हिसाब किताब. इस साइड को आप क्या कह रहे हैं, एनोड कह रहे हैं, और इस साइड को आप क्या कह रहे हैं, कैथोड कह रहे हैं. यहां तक भी कोई डाउट है तो पूछिए. नहीं. अब एक नया फॉर्मूला मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. किसी भी सेल का अगर मुझे पोटेंशियल निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड. ये हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है. ये फॉर्मूला अभी से पहले मैंने आपको नहीं बताया था, ये फॉर्मूला मैं अभी आपको बता रहा हूं कि जब कभी भी किसी भी सेल का पोटेंशियल हमें निकालना होता है तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड. ये फॉर्मूले से हम लोग ई सेल, सेल मतलब किसी भी सेल का पोटेंशियल, जो मेरा भी एम है 1.1 वोल्ट निकालना, किस सेल के लिए, डैनियल सेल के लिए. तो वो 1.1 वोल्ट कैसे निकलेगा, तो वो ई सेल से निकलेगा. उसका फॉर्मूला क्या है, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड. यहां तक कोई दिक्कत नहीं. अब आगे देखिए, मुझे तो पता नहीं, मान लीजिए ये जिंक है, ये कॉपर है, मुझे पता नहीं कि जिंक का पोटेंशियल कितना है कि कॉपर का पोटेंशियल कितना है. क्या मुझे पता है, नहीं पता है. मुझे ये पता करना है कि जिंक और कॉपर का क्या होता है. तो मैं कह रहा हूं कि अगर जिंक कॉपर को छोड़िए, आप ये देखते हैं, मुझे पता नहीं कि ये वाला जिंक का कितना होगा या फिर कॉपर का कितना होगा. मैं ये चेक कर रहा हूं, मैं अभी ये चेक कर रहा हूं कि एक एक इंडिविजुअल मेटल का पोटेंशियल किसके बराबर होता है. तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बुद्धि लगा के देखिए. अगर मान लीजिए कुछ एक ऐसा अरेंजमेंट हो जाए जहां पर ये जो एनोड है इसका वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए. एनोड का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए. तो जो हम ई सेल है वो किसके बराबर हो जाएगा, ई कैथोड के बराबर हो जाएगा. ई सेल हमें मिलता है फ्रॉम द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर. ई सेल हमें कहां से मिलता है, फ्रॉम द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर. तो जो भी रीडिंग इस सेल से आया होगा
उसका वोल्ट मीटर रीडिंग कहां आ जाएगा, ई नॉट सेल के बराबर। अगर इन दोनों में से कोई एक वैल्यू हम क्या ले लें, 0 ले लें, तो जो भी दूसरा मेटल होगा उसका ही वैल्यू होगा ई नॉट सेल। ये लॉजिक क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? मैं फिर से एक बार बोलता हूं, हमने एक सेल बनाया है जिसको अंदर से हमने सॉल्ट ब्रिज से जोड़ा है, बाहर से हमने एक वोल्ट मीटर के माध्यम से जोड़ रखा है। अभी अगर इस जो भी सेल है, हम लोग उसमें एक स्पेशल सेल पढ़े हैं जहां पर यहां जिंक ले लिया, यहां कॉपर ले लिया, उसका वोल्टेज 1.1 वोल्ट है, पर ना तो मुझे जिंक का पोटेंशियल पता है ना मुझे कॉपर का पोटेंशियल पता है। किसी भी दो मेटल का अगर हम सेल बनाएंगे तो उसके लिए मेरे को उन दोनों का पोटेंशियल पता होना जरूरी है। मैं वो पोटेंशियल कैसे पता करूंगा, चाहे जिंक का हो या कॉपर का हो, ये मैं पता कैसे करूंगा, वो मैं सीख रहा हूं। तो मैं ये सीखने के क्रम में मैं बुद्धि लगा रहा हूं कि अगर ई नॉट सेल का फॉर्मूला ई कैथोड माइनस ई एनोड है, तो इसमें से अगर कोई एक वैल्यू 0 हो जाए तो जो भी वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा वही उस कैथोड या एनोड का रीडिंग होगा, हां कि ना? अगर मैं एक वैल्यू को क्या कर दूं, 0 कर दूं, एक वैल्यू 0 कब होगा? तो मैंने नहीं, मतलब आईयूपीएससी ने बोला कि एसएचई नाम का एक इलेक्ट्रोड होता है। क्या बोला? एसएचई नाम का एक इलेक्ट्रोड होता है। क्या नाम बताया? एसएचई, जिसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्या नाम बताया उसका? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एसएचई। कहा एसएचई एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल, चाहे आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लें कि रिडक्शन पोटेंशियल, ये ऑलवेज क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। देन एसएचई एक ऐसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जिसका पोटेंशियल चाहे आप ऑक्सीडेशन में लें या फिर रिडक्शन लें, ऑलवेज क्या होता है? 0 के बराबर होता है। यहां तक कोई डाउट? अब मान लीजिए जो लास्ट स्लाइड आपने देखा था, इस स्लाइड में मैं इस जगह पर क्या लगा दूं, इस जगह पर मैं एसएचई लगा देता हूं और यहां पर मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए क्या लगा देता हूं, कॉपर ही लगा देता हूं। अब ये मैंने ऑलरेडी इसका कितना वोल्ट ले रखा है? 0 वोल्ट। कॉपर का मुझे आइडिया नहीं कितना वोल्ट है, ये क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए। आपने इस बैटरी को तैयार किया और की जो यहां लगाए थे उसको आपने ऑन कर दिया। जब इस की को मैं ऑन करता हूं तो वोल्ट मीटर में कुछ एक रीडिंग आएगा। ये वोल्ट मीटर जो रीडिंग दिखाएगा, मान लीजिए कॉपर के लिए मुझे याद है इसकी वैल्यू होती है -0.34 वोल्ट। मुझे याद है इसकी वैल्यू कितने बराबर होती है? -0.34 वोल्ट होती है। ये कहां आ गया? ई नॉट सेल। तो जो कैथोड पर आपने क्या लिया था, कॉपर लिया था, उसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई? 0.34 वोल्ट। ऐसे हमने दुनिया के हर मेटल को, हमने दुनिया के हर नॉन मेटल को किसके साथ जोड़ा? एसएचई के साथ जोड़ा और इससे एक सारे मेटल्स का वैल्यू निकाल लिया कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। व्हाट इट, ये मैंने किया है, ये लैबोरेटरी में हुआ, लैब में एक्सपेरिमेंट सेटअप किया गया, जहां पर एक साइड पे आप क्या ले लिए? एसएचई ले लिए और दूसरी साइड पर क्या ले लिए? कोई भी दुनिया का मेटल या नॉन मेटल लिए और उसके आधार पर आपने डिसाइड किया कि इस पर्टिकुलर मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब निकल के आया? जब एक साइड को आपने क्या ले लिया? 0 ले लिया। बात समझ में आई? तो अभी आप उसके यहां नीचे लिखिए, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? तो लिखिए, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ electrode potential depends upon the value of electrode potential depends upon 3 बातें हैं। पहला पॉइंट नंबर 1 लिखिए, नेचर ऑफ मेटल। नेचर ऑफ मेटल, पहला है नेचर ऑफ मेटल के ऊपर। तो पहला है नेचर ऑफ मेटल। दूसरा, पहला है नेचर ऑफ मेटल, दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन सॉल्यूशन। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, पहले आप एक एक पॉइंट करके इसको लिख लीजिए। एंड पॉइंट नंबर 3 इज
टेम्परेचर. पॉइंट नंबर 3 इज टेम्परेचर. अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बना के दिखाया था, ये वाला जो कंटेनर आपने थोड़ी देर पहले बनाया था, इस कंटेनर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, आप सोच के देखिए. किस चीज का मेटल है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे. जिंक है तो उसका अलग बिहेवियर होगा, कॉपर है उसका अलग होगा, आयरन है उसका अलग होगा, सिल्वर है उसका अलग होगा. तो किस चीज से बना हुआ है, क्योंकि इसको हमने डिप किया है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो इसके कंसंट्रेशन से भी उसका फर्क पड़ेगा. तो सेकंड है उसके कंसंट्रेशन. और थर्ड है, क्योंकि यहां पर आयन की मोबिलिटी है, तो तीसरा फैक्टर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर एक फैक्टर होना चाहिए. तो इसीलिए उसने 3 फैक्टर लिखवाया है, पहला, दूसरा और तीसरा. पहला है नेचर ऑफ मेटल, दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन द सॉल्यूशन, और तीसरा है टेम्परेचर. मेरे ख्याल से समझने हो गया. अलग अलग मेटल होगा तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होगा. कंसंट्रेशन कितना है, आपने 1m लिया है, 2m लिया है. स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम लोग क्या लेते हैं बताए थे, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है बताए थे, 1m कंसंट्रेशन. नीचे लिखवाए होंगे, खैर अभी मैं लिखवा दूंगा स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन क्या होता है आप उसके. और तीसरा है टेम्परेचर. हम लोग जो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें आपने देखा होगा, मैं यहां पर E0 सेल लिख रहा हूं, फिर मैंने लिखा था E0 कैथोड, और फिर मैंने लिखा था E0 एनोड. ध्यान आ रहा है. अब ये जो नॉट यूज कर रहे हैं ना यहां पर, ये जो हम लोग, मैं यहां पर नॉट यूज कर रहा हूं, ये नॉट क्या है, ये नॉट जो है इट इज यूज ओनली फॉर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इट इज यूज फॉर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो लिख दीजिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लिखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. राइट, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखिए. द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज जनरली मेजर्ड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. नहीं, हेडिंग नहीं है, बस एक लाइन लिखनी है वहां पे. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, सॉरी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. राइट, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, the standard electrode potential is measured under standard condition of temperature, that is 298 Kelvin or 25 degree Celsius. Standard temperature of 298 Kelvin or 25 degree Celsius, and concentration of 1m, that is 1 mole of solute dissolved in 1 liter of solution. इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1m कहते हैं. और ये कंबाइनली क्या कहलाता है, दिस इज दी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है. दिस इज द कंडीशन जो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड मतलब at a fixed temperature of 25 डिग्री सेल्सियस and the concentration क्या होना चाहिए, 1 मोल. इसीलिए जब आपने सेल बनाया था, याद करिए जब मैंने सेल बनवाया था तो वहां पे जो कंटेनर था वहां पे मैंने लिखा था ZnSO4 aqueous, और याद करिए उसके नीचे मैंने ब्रैकेट में लिखा होगा 1m. और इसी तरह जब मैं दूसरी साइड पर लिखा था तो मैंने लिखा था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस, और मैंने लिखा था ब्रैकेट में 1m. याद करिए, लिखवाए थे वो डायग्राम जो आपने बनाया था उसमें मैंने लिखवाया था. गॉट इट. हेडिंग डालिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. हेडिंग डालिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. अच्छा, वो जो इससे पहले जो टॉपिक आपने लिखा है वहां पे लिख लिया ना कि इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, E0. ये लिख लीजिए, इट इज डिनोटेड बाय E0. इट इज डिनोटेड बाय E0. इसको हम लोग क्या कहते हैं, E0 के नाम से जानते हैं. डन. अब हेडिंग डालिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड.
standard hydrogen electrode, right? Standard hydrogen electrode. Standard hydrogen electrode is an electrode in which both oxidation and reduction potential. Standard hydrogen electrode is, क्या लिखवाया, is an electrode in which both oxidation as well as reduction potential, is taken as 0 volt, is taken as 0 volt. This is also called as normal hydrogen electrode, NHE. It is also called as normal hydrogen electrode, NHE, which is considered as a reference electrode. It is considered as a reference electrode. It is considered as a reference electrode. अब देखिए जो SHE है, इस SHE का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग ले रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट ही होता होगा। ये हमने क्या किया है, कंसिडर किया है। चूंकि ये एक क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड मतलब हर एक मेटल या नॉन मेटल को आपने इसी के साथ जोड़ा है, तो जिसके कंपैरिजन में आप जोड़ते हैं, मान लीजिए हम ये पता करना चाहते हैं कि जैसे आप लोग सुने होंगे कि आर्मी में एडमिशन के लिए, मतलब आर्मी ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हैं तो लड़कों की हाइट 5'8" होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 5'8" होनी चाहिए। ये अगर स्टैंडर्ड माना गया है 5'8", तो आप क्या करते होंगे, जब सिलेक्शन बहाली होता होगा तो आप देखे होंगे कि एक रॉड लगा दिया जाए 5'8" का। अब मान लीजिए उससे आप लोगों को क्रॉस करा रहे हैं, कोई अगर उस हाइट से छोटा है तो आप क्या करते हैं, ये रिजेक्ट कर दिया, जो हाइट से बड़ा है उसको सेलेक्ट कर लिए। ये जो हाइट है 5'8", मान लीजिए जब यही सेम रिक्रूटमेंट नॉर्थ ईस्ट में जाता है तो दिस बिकम्स 5'4", इसको क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, और कितना कर दिया जाता है, 5'4" कर दिया जाता है, कि जो 5'4" होगा उसी को, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो पहाड़ी इलाका होता है वहां पर लोगों का हाइट ज्यादा नहीं बढ़ता है। उसका कारण है कि वो लोग जनरली पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो पहाड़ पे जब चढ़ते हैं तो झुक के चढ़ते हैं। आप जब कोई चीज पर चढ़िएगा तो हमेशा झुके, कभी अगर माउंटेनियरिंग वगैरह कीजिएगा तो हमेशा आगे की ओर झुका रहता है आदमी। झुकने की वजह से उन लोग का हाइट क्या हो जाता है, थोड़ा छोटा। देखिए नेपाल का लोग छोटा होता है, उत्तराखंड का लोग छोटा होगा, जहां जहां पहाड़ है, पहाड़ी लोग जनरली थोड़ा सा हाइट में क्या होता है, छोटा होता है। तो उन लोगों के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव होगा 5'4" हो गया, तो उसका रेफरेंस कितना ले लिया गया, 5'4" हो गया। लेकिन आर्मी में सिलेक्शन के लिए तो कोई स्टैंडर्ड हो 5'8" या 5'4", उससे बड़ा चाहे उससे छोटा। अब यहां पर हमने जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया इसको भी हम रेफरेंस माने हैं। हो सकता है कि इसका 2 वोल्ट आंसर आता होगा, इसका अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, 2 वोल्ट होगा। अगर इसके रिस्पेक्ट में कोई दूसरा 4.2 आया है तो मेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, 4.2 - 2 दैट इज इक्वल टू 2 ओनली, 2.2 ओनली। अच्छा, अगर मैं इसको 0 मान लेता हूं तो 0 भी मानूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2.2 - 0। यानी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये वाला हमने कितना ले रखा है। तो चूंकि रेफरेंस ही मानना था तो हमने इसको ऑटोमेटिकली अपने मन से क्या मान लिया, 0 मान लिया। होता है 0 की नहीं होता है किसी को पता नहीं है, पर हमने मान लिया है कि इसका पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि इसको हमने किसकी तरह कंसीडर किया है, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन की तरह, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह हमने इसको क्या किया है, कंसीडर किया। ये बात समझ में आ गई। तो इसके बाद आप लिखिए द SHE is a platinum wire coated with, SHE is the platinum wire coated with,
platinum wire coated with finely divided platinum called as platinum black. Finely divided platinum called as platinum black. Finely divided platinum called as platinum black, and is sealed in a glass tube. And is sealed in a glass tube. Full stop. It carries and is sealed in a glass tube. It carries a platinum foil at one end. It carries a platinum foil at one end. It carries a platinum foil at one end. Full stop. The wire is dipped in. The wire is dipped in. The wire is dipped in. The wire is dipped in 1 HCl 1 HCl solution. 1 HCl solution. Full stop. Pure hydrogen gas under a pressure of 1 bar. Pure hydrogen gas under a pressure of 1 bar. Pure hydrogen gas under a pressure of 1 bar is pure hydrogen gas under a pressure of 1 bar is pure hydrogen gas under pressure of 1 bar is constantly bubbled through the solution. Through the solution. Is constantly bubbled through the solution. Through the solution. The temperature is kept at 298 Kelvin. The temperature is kept at 298 Kelvin. ये जो मैं बना रहा हूं इसको आप अपनी कॉपी में बना लीजिए. ये डायग्राम आप अपनी कॉपी में बना लें. ये डायग्राम आप अपनी कॉपी में बना लीजिए. बना लिए. अब ये जो पर्टिकुलर आपने इलेक्ट्रोड बनाया है इसका वोल्ट, एक तो ये बात है कि दिस इलेक्ट्रोड, एक बात तो ये है कि दिस इलेक्ट्रोड is नहीं, can be used both as anode and cathode.
इसको आप बोथ एनोड और कैथोड की तरह यूज कर सकते हैं। और जो दूसरी बात है इससे एसोसिएटेड वो ये है कि इसका जो पोटेंशियल है, अगर आप कैथोड की तरह भी यूज करेंगे, अगर आप इसको कैथोड की तरह भी यूज करेंगे तो भी ये कितना है, 0 वोल्ट है। और अगर आप एनोड की तरह यूज करेंगे तो भी ये कितना वोल्ट है, 0 वोल्ट। तो भी ये क्या है, 0 वोल्ट। बढ़े आगे, कैथोड की तरह यूज कर रहे हैं तो भी इसका पोटेंशियल ई नॉट कैथोड कितना आएगा, ये ई नॉट कैथोड जो है वो कितना होगा, ये ई नॉट कैथोड भी आप लीजिएगा कि ये ई नॉट कैथोड है तो भी वो 0 वोल्ट होगा। और अगर मैं इसे ई नॉट एनोड लूंगा तो भी ये कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। बढ़े आगे, ध्यान से देखिए अब आगे की बात। अगर मैं इसे एनोड की तरह यूज कर रहा हूं, किसकी तरह यूज कर रहा हूं, एनोड की तरह यूज कर रहा हूं। एनोड की तरह यूज करूंगा तो इसका क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा ना जी, यहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अगर मैं इसे एनोड की तरह यूज कर रहा हूं और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ऑक्सीडेशन पर नंबर क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है कि घटता है, तो बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब ये अगर H2 गैस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसको मैं कैथोड की तरह यूज करूंगा, किसकी तरह यूज करूंगा, कैथोड की तरह यूज करूंगा, यहां पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। और अगर रिडक्शन होगा तो नंबर बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। तो क्या हो जाएगा, H प्लस एक्वस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए कि जब हम लोग इसको एनोड की तरह यूज करेंगे तो ऐसा कुछ होगा, और कैथोड की तरह यूज करेंगे तो ऐसा कुछ होगा। कोई डाउट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से एक बात मुझे और समझ में आ गई कि कैथोड और एनोड की तरह जब हम इसे यूज करेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। अब उसके लिए एक और चीज हम लोग को समझ में आना चाहिए कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं, यानी व्हेन इट इज रिप्रेजेंटेड एज कैथोड तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और एनोड को कैसे रिप्रेजेंट। उसके लिए एक टॉपिक हम लोग को यहां पर पढ़ना चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल। तो आप एक हेडिंग डालिए बीच में ही, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फिर इस कॉन्सेप्ट को मैं आगे बढ़ाऊंगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। रिप्रेजेंटेशन of an electrochemical cell, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक सेल को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट साइड है और ये साइड कौन सा साइड है, राइट साइड है। लेफ्ट साइड पर क्या होता है, लेफ्ट साइड पर होता है एनोड, और एनोड पर क्या होता है, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। वेयरएज ये दूसरी साइड है, ये राइट साइड है। राइट साइड को क्या कहते हैं, राइट साइड को कहते हैं कैथोड, और कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर होता है रिडक्शन। तो जब कभी भी कोई सेल हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप इस साइड पर लिखते हैं एनोड, बीच में डालते हैं डबल बार, और यहां पर लिखते हैं कैथोड। एक साइड पर लिखते हैं एनोड, एक साइड पर लिखते हैं एनोड, बीच में डालते हैं डबल बार, और इस साइड पर लिखते हैं कैथोड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डबल बार, दिस डबल बार रिप्रेजेंट्स सॉल्ट ब्रिज। डबल बार क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉल्ट ब्रिज। तो पहले आप डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइट, अकॉर्डिंग टू द वर्किंग ऑफ electrochemical cell or a galvanic cell, according to the representation of an electrochemical cell and an galvanic cell,
नहीं नहीं, रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कैसे आप किसी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिखिए, रिप्रेजेंटेशन में लिखिए क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और अ गैल्वेनिक सेल, on the left side of the cell, on the left side of the cell, the oxidation takes place. On the left side of the cell, the oxidation takes place. Left side of the cell, the oxidation takes place. Therefore, while representing a cell, therefore while representing a cell, anode is written on the left hand side. Anode is written on the left hand side. Anode is written on the left hand side. Done. Point number 2. On the right hand side, reduction takes place. On the right hand side, reduction takes place. On the right hand side, reduction takes place. Therefore, the reduction part which takes place at cathode, is written on right hand side. Reduction part which takes place at cathode is written on right hand side. Is written on right hand side. Is written on right hand side. Whereas two parallel lines, point number 3, two parallel lines in between anode and cathode, two parallel lines in between anode and cathode, two parallel lines in between anode and cathode represents the salt bridge. Represents the salt bridge. Represents the salt bridge. Represents the salt bridge. Therefore, अब आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो मैंने अभी बताया आपको। आप एक साइड पर क्या लिखते हैं, एनोड, यहां लिखते हैं डबल बार और यहां लिखते हैं कैथोड। तो उसके नीचे आप ये लिखना चाहते हैं क्या, लास्ट वाला ये लिखना चाहते हैं? नहीं ना, सीधे वही लिखिए जो काम का है, ये लिख लीजिए, एक साइड पे एनोड एक साइड पे कैथोड। अब हम लोग डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। हम लोग किसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे? डैनियल सेल का। डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन ध्यान से देखिएगा, डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो लिखते कैसे हैं देखिए, Zn सॉलिड सिंगल बार, बहुत अच्छे से देखिए कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Zn सॉलिड सिंगल बार, Zn 2 प्लस एक्वस, ये जीरो से कहां गया, ये जीरो से कहां जा रहा है, ये नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, मतलब यहां क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो इसका मतलब हमने यहां पर क्या लिखा है, ठीक लिखा है जो भी लिखा है। अब ध्यान देकर देखिए, इसके ब्रैकेट में यहां पर लिखते हैं 1m कंसंट्रेशन, Zn सॉलिड, Zn2 प्लस एक्वस, एक्वस है इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन होगा, तो ये लिख दिया हमने। ये आ गया एनोड भाई, बीच में क्या आया, डबल बार, बीच में क्या आया, डबल बार। अब इस साइड आइए, इस साइड पर क्या होता है, कॉपर 2 प्लस एक्वस, ब्रैकेट में यहां क्या लिखेंगे 1m सिंगल बार। ये किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, कॉपर, ये किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, कॉपर सॉलिड में। इसका भी अगर आप देखिएगा, जो ये कहां से कहां गया है, 2 प्लस से 0, नंबर घट रहा है बढ़ रहा है, तो यहां पे क्या हुआ होगा। इस प्रकार से किसी भी सेल को आप क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से किसी भी सेल को आप क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द वे इन विच यू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर
सेल। डन। तो इस तरफ आपने इधर लिखा दिस इज एनोड, ये कौन सा साइड है, ये एनोड की साइड है, और ये कौन सी साइड है, ये कैथोड की साइड है। और बीच में जो डबल बार है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू दिस। कुछ किताबों में ध्यान से देखिए, कुछ किताब में इस सिंगल लाइन के जगह पे ना ये सेमीकोलन भी यूज किया है, तो आप देख के घबराइएगा मत। कुछ किताब में इसकी जगह पे सेमीकोलन भी यूज किया है, तो अगर सेमीकोलन भी लिखा है तो उसका मतलब वही है, पर एनसीईआरटी में चूंकि सिंगल बार यूज किया है इसलिए मैं भी क्या यूज कर रहा हूं, सिंगल बार यूज कर रहा हूं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है पूछिए। अच्छा, यहां पे 1M है, हो सकता है कि ये कुछ और भी हो, ये जरूरी नहीं है कि दुनिया में जितना भी बैटरी है सब 1M कंसंट्रेशन भी बनता होगा, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ जगहों पर इसको C1 और इसको C2 की तरह यूज किया है, जहां पर C1 C2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पर डैनियल सेल में जो हमने लिखा है वो किसके बराबर है, 1M एंड 1M के बराबर है। यहां पे C1 C2 भी लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत है तो पूछिए। नहीं? डन। अब आते हैं नो नॉट न्यू स्लाइड, आई वांट टू गो टू SHE स्लाइड, SHE स्लाइड, ये स्लाइड पे आना चाहता हूं। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये एनोड की साइड है और ये कौन सी साइड है, कैथोड की साइड है। तो इसको भी तो हमको सेल के तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए। इसको हम सेल की तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए। सेल की तरह से कैसे रिप्रेजेंट होगा, ये सेल की तरह से कैसे रिप्रेजेंट होगा उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। जब हम एनोड का रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एनोड में हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो मैं एक नया स्लाइड ले लेता हूं, वहां पे रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, पर ये रिएक्शन तो ध्यान है ना आपको। अब मैं यहां देखिए ध्यान से, तो एनोड रिप्रेजेंट जब हम लोग हाइड्रोजन का करेंगे तो कैसे करेंगे उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। जब एनोड का रिप्रेजेंटेशन होगा तो हम लोग यहां पे एक लॉजिक, जो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर। अगर एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, अगर एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो नंबर बढ़ेगा कि घटेगा, नंबर बढ़ेगा। नंबर अगर बढ़ रहा है यानी आप कहां से कहां जाएंगे, H2 गैस से आप कहां जाने वाले हैं, H+ एक्वस को जाने वाले हैं। यानी जब हम लोग इसका सेल रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे लिखते हैं मैं बताता हूं। प्लैटिनम सॉलिड सिंगल बार कॉमा H2 गैस सिंगल बार H+ एक्वस, और ब्रैकेट में यहां पे चूंकि हमने 1M कंसंट्रेशन ले रखा था तो दिस इज एनोड रिप्रेजेंटेशन। तो हाइड्रोजन सेल के लिए मतलब जो SHE आपने लिया था उसके लिए जब जब आप एनोड का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये आपको लिखना है वहां पे, ये वाली लाइन जो हमने लिखी है। यानी जहां कहीं भी SHE एज एन इलेक्ट्रोड होगा उसके लिए ये ही लाइन आपको लिखना है फॉर इट्स रिप्रेजेंटेशन। तो इसको आप अपनी कॉपी में लिखिए, एनोड रिप्रेजेंटेशन जहां पर होता क्या है, जहां पर होता है ऑक्सीडेशन। तो ये लाइन आप लिख लीजिए, मतलब ये पूरा ही लिख लीजिए। तो इसके बाद फिर हम लोग कैथोड रिप्रेजेंटेशन की ओर बढ़ेंगे। तो ये नोड का रिप्रेजेंटेशन है, लिख लिए, बढ़े आगे। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द वे इन विच वी रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर SHE। SHE को आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। प्लैटिनम सॉलिड H2 गैस सिंगल बार H+ एक्वस 1M कंसंट्रेशन। डन, बढ़े आगे। अब देखिए कैथोड का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो कैथोड रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो कैथोड का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो उसको समझने के लिए कैथोड पर होता क्या है, कैथोड पर होता है, कैथोड पर, तो कैथोड रिप्रेजेंटेशन में होता क्या है, कैथोड रिप्रेजेंटेशन में होता है, आप देखिए कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर होता है रिडक्शन। अगर कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है तो ये नंबर बढ़ेगा कि घटेगा, नंबर विल
डिक्रीज, तो H प्लस एक्वस किस में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा H2 गैस के अंदर, और नंबर 1 +1 से कहां चला गया? 0 को चला गया। तो जब आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, वाइल रिप्रेजेंटिंग हम लोग कैसे लिखते हैं? H प्लस एक्वस, यहां पे कंसंट्रेशन क्या लेंगे? 1m लेंगे, यहां पे सिंगल बार, और इस साइड पे क्या लिखेंगे? H2 गैस, और ये जो होगा वो प्लैटिनम सॉलिड। तो इस प्रकार से जब कभी भी हम लोग किसी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो SHE को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन ये कब रिप्रेजेंट किया जाता है SHE को ऐसे? जब आप इसको किस जगह पर यूज कर रहे हैं? व्हेन यू आर यूजिंग इट एट कैथोड। जब आप इसको कहां यूज कर रहे हैं? कैथोड की जगह पर यूज कर रहे हैं, तब आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? ऐसे। प्लैटिनम, अरे वो प्लैटिनम पीछे नहीं दिखाया था? पीछे दिखाया तो था। ये क्या है? ये प्लैटिनम है ना? यही प्लैटिनम है। H2 गैस यहां है, ये प्लैटिनम है, और ये इस तरह से 1mHCl सॉल्यूशन लिए थे, नहीं लिए थे? तो यही तो है। डन। बढ़े आगे। अब देखिए ध्यान से, यहां तक का कहानी अगर आपको समझ में आ गया तो अब हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा एक मिनट, SHE ही लिख रहे हैं ना अभी? उस बीच में एक तो छोटा सा टॉपिक आ गया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल। अब आप बीच में वहां लिखिए लिमिटेशंस ऑफ SHE। SHE को कंप्लीट कर लेते हैं। हेडिंग डालिए लिमिटेशंस ऑफ SHE। हेडिंग डालिए लिमिटेशंस ऑफ SHE। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कुछ लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? ध्यान से उसको देखिए। व्हाट आर द लिमिटेशंस? लिमिटेशन का पॉइंट नंबर 1 है। लिमिटेशन का पॉइंट नंबर 1 बहुत अच्छे से देखिएगा। सबसे पहला बात कि 1 बार प्रेशर पे कंटिन्यूअसली H2 गैस को सप्लाई करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट काम है। तो सबसे पहला लिखिए, राइट, इट इज नॉट इजी टू मेंटेन अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। इट इज नॉट इजी टू मेंटेन, not easy to maintain pressure of, not easy to maintain pressure of 1 atm, pressure of 1 atm या 1 बार, जो भी आपने लिखा हो। 1 atm इज इक्वल टू कितना होता है? 1.013 बार के बराबर होता है। तो ये 1 atm प्रेशर या 1 बार प्रेशर का मेंटेन करना हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट काम है। ये आपका पहला ड्रॉबैक है फॉर हाइड्रोजन गैस थ्रू आउट। आगे लिख लीजिएगा, फॉर हाइड्रोजन गैस थ्रू आउट। पॉइंट नंबर 2, इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट to maintain the concentration of H plus ion, the concentration of H plus ion at 1m। 1m पर H plus ion का कंसंट्रेशन मेंटेन करना भी काफी डिफिकल्ट काम है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, platinum which is used as a part of electrode, platinum which is used as electrode get poisoned, लिखिए get poisoned, electrode gets poisoned even by small traces of impurity, gets poisoned even by small traces of impurity। पॉइजन्ड का मतलब क्या है ये थोड़ा मुझे बताइए। ये पॉइजन्ड का मतलब क्या है? नेगेटिव कैटलिस्ट इज कॉल्ड एज पॉइजन। तो लिख लीजिए, नेगेटिव कैटलिस्ट को क्या कहते हैं? नेगेटिव कैटलिस्ट
वही क्या कहते हैं, पॉइजन कहते हैं। यानी अगर थोड़ा बहुत भी उसमें क्या होगा, इंप्यूरिटी होगी, अगर थोड़ा बहुत भी उसके अंदर इंप्यूरिटी होगा तो वो इंप्यूरिटी प्लैटिनम रॉड को रिएक्ट करने पर क्या कर देगा, मजबूर कर देगा। जबकि हम क्या चाहते हैं, रिएक्ट करे कि नहीं करे, प्लैटिनम रिएक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उसको पॉइजन कर देगा, पॉइजन कर देगा और उसको रिएक्ट करने पर क्या कर देगा, मजबूर कर देगा। तो पॉइजन मतलब होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। यहां तक कोई डाउट? तो यहां पर आज की क्लास में आपने क्या क्या सीखा? आज की क्लास में आपने सीखा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसको पढ़ने के क्रम में हमने देखा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते कैसे हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए किसी एक साइड पर आपको क्या लेना पड़ता है, SHE लेना पड़ता है, और दूसरे साइड पर आप क्या लेते हैं, कोई भी XYZ मेटल लेते हैं, उस मेटल का आप लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। हमने SHE को स्टैंडर्ड माना, एक रेफरेंस माना, और उसको रेफरेंस मान के उसका पोटेंशियल हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेट करने के बाद हमने देखा कि भाई किन किन चीजों पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। तो मैंने बताया आपको 3 पैरामीटर है जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है। एक है नेचर ऑफ मेटल, दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और तीसरा है टेम्परेचर। फिर मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल। मैंने बताया कि एनोड कहां रिप्रेजेंट किया जाता है, लेफ्ट साइड पर, कैथोड कहां रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट साइड पर, और बीच में दो पैरेलल लाइन होते हैं जिसमें हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको हेडिंग डालना है अगली क्लास के लिए, लिख लीजिए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इट्स मेजरमेंट। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इट्स मेजरमेंट। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इट्स मेजरमेंट।